प्यारे बच्चों, आज हम भौतिकी पार्ट 1 में एक नया चैप्टर न्यूटन के गति विषयक नियम का अध्ययन करेंगे। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में पहले हम जान लेते हैं कि बलगतिकी क्या है। बलगतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गति तथा उसके कारणों पर अध्ययन करते हैं। गति और उसके कारणों, विशेष करके बल तथा बलाघूर्णों में संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे बलगतिकी कहते हैं। तो आइए जानते हैं, पहले हम बल के कॉन्सेप्ट के बारे में विचार करेंगे। बल, फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स की डेफिनेशन आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे होंगे कि पढ़े होंगे आप कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। या एक और परिभाषा पढ़े होंगे, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है अथवा बदलने का प्रयास करता है। परिभाषा वही है। यहाँ पर बल मुख्य रूप से हम जान लेते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव होता है, मतलब बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो उस वस्तु की विरामावस्था को गतिशील अवस्था में बदल दे या गतिशील अवस्था से उस वस्तु को विरामावस्था में ला दे। या ऐसा करने का अगर प्रयास होता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर बल लगा है। जैसे हम दीवार पर धक्का दे रहे हैं, तो दीवार पर धक्का देने से दीवार तो गिर नहीं जा रही है, लेकिन हम उसको गिराने का मतलब धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कि दीवार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दीवार गिर नहीं रही है, तब भी बल लगा हुआ है। अगर मान लीजिए हम किसी वस्तु को धक्का दे दें, वो वस्तु गतिशील हो गई, तो जाहिर सी बात है अवस्था में परिवर्तन हो गया, तब भी बल लगा हुआ है। या कोई गतिशील वस्तु चल रही है, उसको हम खींच करके या पकड़ करके रोक देते हैं, बल लगा करके रोक देते हैं, तो विरामावस्था में आ जा रही है, तब भी बल लगा हुआ है। तो परिभाषा आपकी क्लियर हो गई कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। तो बल लगने के कारण ये 3 पॉइंट आप ध्यान देंगे। या तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, मतलब उसकी चाल बदल जाती है। बल लगने के कारण उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, बल लगाने से, मान लेते हैं बल लगाने से उसकी स्पीड कम हो गई, वो धीरे धीरे गति करने लगी, या बल लगाया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, या वो विरामावस्था में आ गई, तो हम कह सकते हैं उसकी चाल बदल जाती है। चाल या वेग में परिवर्तन होता है, चाल में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा है उसकी दिशा भी बदल सकती है। बल लगाने से उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है, चाल में परिवर्तन हो सकता है अथवा दिशा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे बॉलर अपनी गेंद को जब फेंकता है तो बैट्समैन वो गतिशील बॉल आती है हमारी तरफ और उसको बैट से मार करके उसकी दिशा को, डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो किसके द्वारा चेंज हुआ? बल के द्वारा चेंज हुआ। ये कह सकते हैं दिशा में भी परिवर्तन किया जा सकता है बल के द्वारा। और तीसरा पॉइंट ये है कि आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। आकार में परिवर्तन से बल के द्वारा हम किसी वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रबड़ की गेंद है, तो रबड़ की गेंद को हम हथेली पर ले करके उसको जोर से दबाएं, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई करें, तो देखते हैं वो गेंद जो गोल थी, गोल ना हो करके वो चपटी हो जाती है। तो ऐसा किस लिए संभव हुआ? बल के द्वारा संभव। तो बल के द्वारा हम देख रहे हैं कुछ चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हैं। किसमें? आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, दबा करके उसकी गोल अवस्था को हम चपटा बना सकते हैं या किसी अन्य आकृति का बना सकते हैं। दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। दिशा में जैसे फुटबॉल आई हमारी तरफ, हमने गेंद फुटबॉल को किक किया, दूसरी डायरेक्शन में चली गई, दिशा में परिवर्तन कर दिया। और ऊपर लिखा था फर्स्ट पॉइंट में चाल में परिवर्तन। तो चाल में परिवर्तन, मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, उसमें हमने बल लगाया, मान लीजिए ब्रेक लगाई गाड़ी में,
उसकी स्पीड कम हो गई, चाल तब भी बदल गई। या एक्सेलरेट किया, उसको मतलब गाड़ी को बल लगा कर और उसको त्वरित किया तो क्या हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। या उसको रोक दिया तब भी उसकी चाल शून्य हो गई। तो चाल में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो बल जो है संतुलन के आधार पर, बल के प्रकार हम जान लेते हैं। संतुलन के आधार पर प्रकार, संतुलन के आधार पर बल के संतुलन के आधार पर बल दो प्रकार का होता है। एक होता है संतुलित फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल। और दूसरा होता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, नॉन बैलेंस्ड फोर्स। नाम से ही स्पष्ट है। संतुलित बल मतलब यदि किसी वस्तु पर, संतुलित बल क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर हम ढेर सारे बल लगे हों और सभी बलों का परिणामी शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। अगर संतुलित बल लगा है किसी वस्तु पर तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वो अगर गतिशील अवस्था में गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी और विराम अवस्था में है वस्तु तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी। मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब वो जैसी थी, जिस अवस्था में थी, चाहे गति की अवस्था में थी या स्थिर अवस्था में थी, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे रस्साकसी में देखते हैं, रस्साकसी वाला खेल होता है, उसमें दो पार्टियां होती हैं, दो टीमें, एक रस्सा इधर तरफ खींचता है और दूसरी टीम रस्से को अपोजिट साइड में खींचती है। तो अगर वो बैलेंस्ड फोर्स लगा हुआ है, दोनों द्वारा अगर बराबर बल लगाया गया है तो रस्सा अपने स्थान पर और टीमें अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको कह सकते हैं हम बैलेंस्ड फोर्स। ठीक। और दूसरा है आपका नॉन बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। वैसे सेम परिभाषा है, यदि किसी वस्तु पर लगे हुए सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो, उसको कहते हैं नॉन बैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अगर परिणामी शून्य नहीं है तो मतलब उसकी अवस्था गतिशील हो सकती है अथवा विरामावस्था हो सकती है। ठीक है, इसमें इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए रस्साकसी का वही खेल है, इसमें किसी टीम द्वारा ज्यादा बल लगाया जा रहा है। रस्साकसी के खेल में एक शक्तिशाली टीम है, उसके खिलाड़ी मान लीजिए हिस्ट पुष्ट हैं, ताकतवर हैं, तो क्या होगा, रस्से को अपनी तरफ खींच लेंगे क्योंकि उनके द्वारा बल लगाया गया बल ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे, विपक्षी टीम को रस्से सहित अपनी तरफ खींच लेंगे। ये है नॉन बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि बल के मात्रक। बल के मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक बल का निरपेक्ष मात्रक, बल का निरपेक्ष मात्रक, और दूसरा है बल का गुरुत्वीय मात्रक। बल का निरपेक्ष मात्रक और बल का गुरुत्वीय मात्रक। तो सबसे पहले जान लेते हैं बल का निरपेक्ष मात्रक क्या है। जैसे बल का सीजीएस पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक क्या है, डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक डाइन और एमकेएस पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रक न्यूटन होता है। तो निरपेक्ष मात्रक बल का निरपेक्ष मात्रक वह बल होता है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगकर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, सीजीएस पद्धति में। तो एक डाइन बराबर हो जाएगा
1 ग्राम, द्रव्यमान 1 ग्राम हो गया और त्वरण कितना उत्पन्न कर रहा है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस पद्धति में बल का निरपेक्ष मात्रा हो गया। इसी प्रकार जो है एमकेएस पद्धति में या एसआई प्रणाली में बल का निरपेक्ष मात्रा क्या है, न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा एकांक द्रव्यमान की वस्तु में, मतलब द्रव्यमान 1 किलोग्राम ले लेंगे और उसमें कितना त्वरण उत्पन्न कर दे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों में संबंध होता है 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। न्यूटन भी बल का मात्रक है एसआई प्रणाली में, ये बल का निरपेक्ष मात्रक है। और डाइन भी जो है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। 1 डाइन बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब एकांक द्रव्यमान की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा। अब हम जानेंगे गुरुत्वीय मात्रा। दूसरा है गुरुत्वीय मात्रा। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि बल का गुरुत्वीय मात्रक वह बल है जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। जैसे 1 किलोग्राम भार लगा दिए, बराबर ये हो जाएगा 1 किलोग्राम और कितना त्वरण उत्पन्न कर रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक किलोग्राम भार बराबर ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, जो एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे कहते हैं बल का गुरुत्वीय मात्रक। तो संतुलित और असंतुलित बल हम पढ़ चुके हैं। संतुलन के आधार पर बैलेंस्ड फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। अब हम आगे अध्ययन करेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक न्यूटन की गति के विषय 3 नियम है। न्यूटन ने गति के विषय में 3 नियम दिए। पहला नियम है ये जड़त्व का नियम। पहला नियम है न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। दूसरा है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। और तीसरा नियम है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहले हम जड़त्व को जान लेते हैं। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया है क्या? इनर्शिया जैसे कोई वस्तु विरामावस्था में है
या एक समान रूप से गति की अवस्था में हो, चाहे वो वस्तु विरामावस्था में हो अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में हो, तो वो विरामावस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। या एक समान रूप से अगर गति कर रही है तो गति की अवस्था में भी वो मतलब अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो अपने गतिशील अवस्था में परिवर्तन होने का विरोध करती है। और यही गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब समान रूप से गति की अवस्था अथवा विराम अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यही गुण, यही प्रॉपर्टी जो है इनर्शिया कहलाती है। समझ में आई ना बात? कि जिसके कारण वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने विरामावस्था अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वही गुण क्या कहलाता है? उसका इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया आप लोग जान गए होंगे क्या होगा। पहला नियम इनर्शिया पर, मतलब इनर्शिया का नियम है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। नियम में भी यही है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, प्रथम नियम जान लेते हैं क्या हो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में है, तो उसकी विरामावस्था अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। दूसरा नियम ये संवेग परिवर्तन का नियम है, इसको कह सकते हैं। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान यम और उसमें उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरे नियम को हम संवेग का नियम भी कह सकते हैं, संवेग परिवर्तन का नियम। और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तीसरा नियम क्या है? किसी प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का है। किसी क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम, मतलब जड़त्व के नियम। तो जड़त्व के बारे में भी हमने चर्चा की कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान रूप से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व दो प्रकार का होता है। जड़त्व बिटवीन इनर्शिया, इनर्शिया दो प्रकार का होता है। एक होता है, तो क्या हम तीन प्रकार कह सकते हैं। एक विराम का जड़त्व हो जाएगा, दूसरा गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। हम इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे विराम का जड़त्व क्या है? जैसे मान लीजिए हम बस में बैठे हैं, बस किसी स्थान पर खड़ी हुई, एक जगह रुकी हुई, मतलब बस क्या विरामावस्था में, और बस अचानक से चल देती है। ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है और अचानक तेजी से आगे बढ़ा देता है। तो बढ़ाने पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि हम पीछे की तरफ जो है झुक जाते हैं। ऐसा विराम के जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जैसे ही बस आगे बढ़ती है तो हमारा नीचे का पोर्शन जो बस के कांटेक्ट में है वो तो गतिशील आगे बढ़ गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन हमारा विराम अवस्था में बने रहना चाहता है। ऊपर वाला पोर्शन वहीं पे रह गया। तो चूंकि नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ गया हमारा और ऊपर वाला पोर्शन वहीं पे रह गया, तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ
झुक जाएंगे। ये आपका एग्जाम्पल है विराम का जड़त्व। या जैसे कंबल टंगी है, उसमें धूल के कण है, उसको हम जो है किसी डंडे से पीटते हैं तो क्या होता है, धूल के कण कंबल से अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंबल विरामावस्था में था, उसमें कण भी उसी के साथ विरामावस्था में पड़े हुए थे। जब हम डंडे से उसको पीटते हैं तो क्या होता है, कंबल तो दूर चला जाता है लेकिन उसमें उपस्थित कण जो है वहीं पर रह जाते हैं, मतलब वहीं पर रह जाते हैं और कंबल दूर हट गया तो क्या होगा, कण, धूल के कण उससे अलग हो गए विराम के जड़त्व के कारण। इसी प्रकार दूसरा है गति का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। दूसरा है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको कह सकते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। गति के जड़त्व में सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं वही, बस मान लीजिए एक समान रूप से गति की अवस्था में थी, बस चल रही थी, मान लीजिए 60 की स्पीड में चल रही है और ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है। जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है क्या होता है, हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं, आगे की तरफ गिरने झुक जाते हैं ना। ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है, क्योंकि जैसे बस चल रही है तो उसमें हम बैठे हैं तो हम भी मतलब उसी चाल से चल रहे हैं, 60 की स्पीड से चल रहे हैं। ड्राइवर अचानक से जब ब्रेक लगाता है तो क्या हुआ, हमारा नीचे का जो पोर्शन है बस के कांटेक्ट में है वो तो जो है रुकता है तुरंत, लेकिन आगे वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो पोर्शन है हमारा, वो 60 की स्पीड से चलता ही रहता है। क्या होता है, हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं या झुक जाते हैं। ये हो गया हमारा क्या, गति का जड़त्व। या ट्रेन में अगर हम यात्रा कर रहे हैं, उसमें एक हम गेंद लिए हुए हैं, ट्रेन में बैठा कोई व्यक्ति है और गेंद को अगर वो उछालता है उसमें, तो गेंद सीधा उसके हाथ में ही आती है फिर से। क्यों? क्योंकि ट्रेन अगर गतिशील है, ट्रेन अगर चल रही है तो उसमें बैठा व्यक्ति और उसके हाथ में रखी हुई गेंद भी उसी वेग से गतिशील है। और जब वो गेंद को ऊपर उछालता है, वैसे तो लगता नहीं कि गेंद, लगता है गेंद विरामावस्था में आ गई, लेकिन गेंद विरामावस्था में नहीं आती है, वो भी पूरा एटमॉस्फेयर, मतलब ट्रेन का पूरा एटमॉस्फेयर गतिशील है, तो उसके साथ गेंद भी 60 की स्पीड से या जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उस स्पीड से गति कर रही है। तो फिर व्यक्ति भी उसी स्पीड से गति कर रहा है और गेंद भी उसी स्पीड से गति कर रही है, तो क्या होता है, गेंद फिर आके उसके हाथ में ही गिरती है। ये भी कह सकते हैं हम गति का जड़त्व। गति के जड़त्व के कारण ही गेंद और व्यक्ति की स्पीड भी ट्रेन के साथ गतिशील है और गेंद इसी कारण उसके हाथ में आकर के फिर से गिरती है। तीसरा है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कोई कार से हम जा रहे हैं और कहीं तेजी से मोड़ है और ड्राइवर तेजी से बाईं, मतलब दाहिनी तरफ मोड़ता है, दाहिनी तरफ मोड़ता है, तो चूंकि हम सीधे जा रहे थे पहले, तो हमारा मतलब एक सीधी दिशा में गतिशील था, हम एक सीधी दिशा में कार के साथ गतिशील थे, और ड्राइवर अचानक से अगर मोड़ देता है तुरंत दाहिनी तरफ, तो हम बाईं तरफ झुक जाते हैं। इस कारण हम उस डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में हम थे उसमें परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। तो चूंकि पूरी कार तो जो है हमारी दाहिनी साइड में मुड़ गई, लेकिन हम उसी साइड में रह गए, तो हम लगता है कि बाईं तरफ हम कार के विपरीत डायरेक्शन में हम झुक गए। इसको कहते हैं दिशा का जड़त्व। या अगर बाईं साइड में मोड़ता है तो हम दाहिनी साइड में गिर जाते हैं, ये भी दिशा का जड़त्व है।